Okay, so let us solve more questions on simple harmonic motion. A simple pendulum is executing simple harmonic motion with a time period t. आपके पास एक simple pendulum है which is executing SHM with time period t. तो ऐसा एक pendulum है, मान लो आपको बोला है if the length of the pendulum is increased by 21%. So if the length of this pendulum is increased by 21%, and by the way ये जैसे numbers है 21% ऐसा कुछ आए तो how to solve questions in an easier way I'll tell you. The percentage increase in the time period is, मतलब सिंपल सा केस है, आपके पास पहले लेंथ है L1 फिर 21% से बड़ा, मतलब L2 कितना आएगा L1 प्लस 21% ऑफ L1, क्योंकि परसेंटेज जब आप बात करते हो तो इट इज इन कंपैरिजन विद द ओरिजिनल क्वांटिटी. मेरे पास 100 रुपीज थे, 21% से ग्रोथ हुआ, मतलब नाउ इट इज 121. तो सिंपल है. और एक चीज याद रखना, दिस टाइम इज ओके, यू सेड L1 प्लस 21% ऑफ L1 फाइन. दैट मींस L1 प्लस 21 by 100 L1. That means L1 plus 0.21 L1. That means it is 1.21 times of L1. So next time I don't want to have an answer like L1 plus 21%. I want to know L2 is 1.21 times of L1. What if increases by 40%? 1.4. What if increases by 5%? 1.05. 1.5 मतलब 50% इंक्रीज होता है. यस, गुड. तो L2 इज 1.21 L1. इसका मतलब L2 by L1 इज 1.21. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 121 by 100 और रूट आया तो 121 का रूट होता है 11. तो समझेगा क्यों बोल रहा हूँ. आपको बोला है कि लेंथ अगर इतना बड़ा तो टाइम पीरियड कितना बढ़ेगा. तो यू नो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L. For simple pendulum, time period is 2 pi root of L by G. 2 pi under root of L by G. 2 pi constant, G constant. मतलब time period is proportional to root of L. Root of L. So time period T2 by T1 is root of L2 by L1. अब समझा कि डायरेक्ट L2 by L1 क्यों निकाला? That is the reason. If you directly have this, done. So T2 equal to T2 by T1 equal to root of 1.21. 121 का रूट अगर 11 है तो 1.21 का 1.1. तो आपको मिल गया यहाँ पे T2 इक्वल टू 1.1 T1. अब ये देख के समझ में आना चाहिए 10% इंक्रीज है. ऑप्शन नंबर ए. कैसे 10%? मैंने पहले पूछा अगर 21% इंक्रीज है लेंथ में तो आपने बोला L2 इज 1.21 L1. तो अगर 10% इंक्रीज तो क्या बोलते हैं 1.1 L1. तो सी 1.1 मतलब मैं T2 को तो ऐसा लिख ही सकता हूं ना 1 प्लस 0.1 T1. 1.1 को क्या लिखा हमने 1 प्लस 0.1 मतलब 1 इंटू T1 इज T1. 0.1 इंटू T1 इज 0.1 T1. 0.1 मतलब कितना परसेंट 10%. तो T1 प्लस 10% ऑफ T1. मैं वापस बताता हूं कैलकुलेशंस कैसे करने होते हैं. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर 1% का इंक्रीज होगा, फॉर एग्जांपल लेंथ में 1% का इंक्रीज है, तो L2 इज 1.01 L1 क्योंकि 1% 1 by 100 10 raised to minus 2. 2% का इंक्रीज मतलब 1.02. 3% मतलब 1.03. 10% मतलब 1.1. 15% मतलब 1.15. 20 मतलब 1.2. 21 मतलब 1.21. करेक्ट. तो लेंथ में कितना इंक्रीज था 21% का, मतलब L2 इज 1.21 टाइम्स ऑफ L1. तो L2 by L1 is 1.21, but T is proportional to root of L. तो T2 by T1 is root of L2 by L1. Root of 1.21 is 1.1. The moment you see 0.1 फ्रैक्शन डेसिमल के बाद देखो, बस बाकी कुछ काम का नहीं है हमारा. डेसिमल के बाद कितना है 0.1 मतलब कितना परसेंट 10%. डन. अगर डेसिमल के बाद यहां पे अगर आता 1.15 15%, 1.21 21%, 1.0 नो इंक्रीज.
right? So this is how you are supposed to solve. Next question. A simple harmonic oscillator has an amplitude A and time period T. The time required to travel from x equal to a to x equal to a by 2 is. सबसे पहला गलती जो नहीं करनी है, इसलिए पहले बताता हूं कि नहीं करनी है। x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन, x इक्वल टू a एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, यहां से यहां तक टाइम पीरियड लगता है t/4। तो हाफ एम्पलीट्यूड तक जाने के लिए, मीन से हाफ एम्पलीट्यूड मतलब इतने डिस्टेंस के लिए a/2, तो t/4 का हाफ मतलब t/8 नहीं होता है आंसर। अनफॉर्चुनेटली दिया नहीं है, लेकिन वो इट इज नॉट हाफ। ऑफ कोर्स मीन से एक्सट्रीम के लिए t/4, एक्सट्रीम से वापस मीन के लिए अगेन t/4, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम के लिए t/4, फिर वापस t/4, दैट इज ओके। लेकिन हाफ एम्पलीट्यूड तक जाने के लिए इट इज नॉट t/4/2, t/8 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप बोलोगे ऐसा कैसा, मीन से एक्सट्रीम के लिए t/4, एक्सट्रीम से मीन के लिए भी t/4, लेकिन फिर हाफ एम्पलीट्यूड के लिए t/8 नहीं, क्योंकि ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि 2 मीटर के लिए अगर आपको 2 सेकंड लगे तो 4 मीटर के लिए आपको 4 सेकंड लगेंगे, ऐसा नहीं होता है वहां पे। इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, वो यूनिफॉर्म के केस में होता है when the velocity is constant everywhere. So you know the velocity at the extreme is 0, at the mean it is maximum. So first of all you need to know this: simple harmonic motion is not a uniform motion, but it is accelerated motion. So that is why do not write down t/8 directly. Then easy है, आपको बोला है कि x equal to a/2 तक जाने के लिए कहां से a, मतलब पार्टिकल ने कहां से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम से, मतलब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आएगा, a cos of omega t, राइट? उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, a/2। डिस्प्लेसमेंट आप कहां से मेजर करते हो, मीन से। पार्टिकल भले कहीं से भी स्टार्ट करे, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन। तो फॉर्चुनेटली यहाँ a से अगर वो a/2 आ रहा है तो मीन से भी a/2 है, राइट? So if the particle is going a/2 from extreme to midpoint, तो इसका मतलब सेंटर से भी उसका डिस्टेंस a/2 ही है, राइट? अगर बोलते कि a/3, अगर आपको बोलते कि a से स्टार्ट होके a/3 गया तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे? टोटल डिस्टेंस इज a, उसमें से अगर इतना आपको a/3 बोला होता तो फिर ऑफ कोर्स a माइनस a/3, तो 2a/3 होता उस केस में। तो दीज आर सम सिंपल थिंग्स, सिली मिस्टेक्स यू कैन से, कि जो आप कर सकते हो तो करना नहीं है। रिमेंबर दिस, कि जो डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करते हैं, पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट करे, उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कुछ भी हो, लेकिन x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो अब हमारे पास x a/2 है, क्योंकि एक्सट्रीम से या फिर मीन से इट इज a/2 इक्वल टू a cos ऑफ व्हाट इज ओमेगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड। और आपको फाइंड क्या करना है, t, यही पूछा है ना, द टाइम रिक्वायर्ड, इस पार्टिकल को एक्सट्रीम से a/2 तक आने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। तो ये आपको पूछा है। तो यू सी, ये a और a कैंसल, तो हाफ इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई कैपिटल T बाय इनटू स्मॉल t। गुड। टेल मी वन थिंग, cos की वैल्यू हाफ कब आती है? 60 डिग्रीज, मतलब π/3 रेडियंस। तो ये आ जाएगा cos ऑफ π/3 इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई कैपिटल T और यहाँ पे स्मॉल t। cos cos गया, cos cos गया, मतलब π/3 इक्वल टू 2 पाई कैपिटल T और ये स्मॉल t, कैंसल एंड कैंसल। So then this t goes here, this 2
shifted denominator, so small t is equal to t by 6. Small t is equal to capital T by 6. Option number A. Next question. A mass m equal to 100 grams is attached at the end of a light spring. So you have a light spring. आपके पास एक light spring है and you have a mass of 100 grams which is attached to this light spring. तो यहाँ पे 100 ग्राम का मास है, something like this. Okay. आगे आपको बोला है which oscillates on a frictionless horizontal table. So there is a frictionless horizontal table. तो यहाँ पे एक frictionless table है and with an amplitude of 0.16 meter. मतलब maximum displacement this object can go is up to 0.16. तो यहाँ से यहाँ तक का amplitude मतलब maximum distance मतलब amplitude 0.16 मीटर बोला है आपको. This is what they are giving you. So amplitude is 0.16 meter. आगे आपको बताया है the time period is equal to 2 seconds. मतलब मैंने इसको अगर stretch करके 0.16 मीटर पे लाके छोड़ दिया तो it will start performing simple harmonic motion. क्योंकि जब आपने stretch किया था तो आपको पता है whenever you stretch there is a restoring force acting opposite to the direction of displacement. Displacement अगर to the right है तो restoring force is to the left. So when you stretch and release, then this starts performing SHM oscillation. Time period is 2 seconds. मतलब एक चक्कर complete करने में 2 seconds. Initially, the mass is released from rest at t equal to 0 and displacement. Oh, very good. Displacement is minus 0.16 meter. मतलब they are telling you what they are telling you is, तो पहले समझ लो क्वेश्चन को. आपको ये ऐसा बता रहे हैं कि इनिशियली मान लो अब let us take this to be the mean position. यहाँ पे in this case what I will say is instead of stretching ये मीन पोजीशन है. दो केस कर सकते हो. एक तो आप उसको स्ट्रेच करके वहां लेके जा सकते हो या तो फिर आप स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करके यहां ला सकते हो. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि इनिशियली द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 द डिस्प्लेसमेंट इज मतलब पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम. सिंपल राइट. पहली बात तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? एक्सट्रीम से. फिर कौन से एक्सट्रीम से? लेफ्ट एक्सट्रीम से. राइट. आपको पूछा है एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास एट एनी टाइम इज. दो ही चीज देखनी है. अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो इक्वेशन में कॉस आएगा कि साइन आएगा? कॉस. इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम, कॉस. और ऊपर से कहां से स्टार्ट कर रहा है? नेगेटिव. तो नेगेटिव और कॉस कहां दिखता है? नेगेटिव एंड कॉस वेयर डू यू सी? बी एंड सी. मतलब डेफिनेटली ए और सी तो ऑप्शन हो नहीं सकता. राइट. क्योंकि नेगेटिव नहीं है इसमें. देन अब इन दोनों में से कौन सा? तो यू शुड नो विच वन. क्विक. बी. वाई बी? क्यों बी? क्योंकि जब आप एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हो तो वेट अ मिनट, बेसिक्स शुड बी वेरी क्लियर. मैं आपको वापस बता रहा हूं प्रॉब्लम क्या है कि आपके बेसिक्स आपको पता है. x इक्वल टू या y इक्वल टू जो भी होगा, x इक्वल टू या y इक्वल टू जनरल फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट वाज a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फेज डिफरेंस. ये था जनरल फॉर्मूला. फिर अगर पार्टिकल ने मीन से स्टार्ट किया और हमने यहाँ पे फेज डिफरेंस की जगह पे लिखा था अल्फा. अगर पार्टिकल ने मीन से स्टार्ट किया तो इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन आप बोलते हो अल्फा आता है
0. Therefore, x equal to a sine of omega t. If the particle starts from extreme position, if the particle starts from extreme, तो इस केस में अल्फा की वैल्यू आती है π/2. अगर पार्टिकल ने राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट किया तो कितना आता है π/2. तो इस इक्वेशन में x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2. व्हाट इज साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा? cos थीटा. तो ये आ गया साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, ये आ गया आपका cos थीटा. तो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी. राइट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो फेज डिफरेंस इंक्लूड करने के बाद ही cos आता है क्या? फिर यहाँ पे वापस से फेज डिफरेंस क्यों आएगा? करेक्ट. अब ये सोचो, ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम. if the particle starts from negative extreme, exactly, if the particle starts from negative extreme, अल्फा की वैल्यू आएगी 3π/2. मतलब यहां पे आएगा 3π/2. करेक्ट. साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा इज cos थीटा. जब जब ट्रिग्नोमेट्री पता होना ही चाहिए, देयर इज नो वे आउट. मैंने बार बार बताया, मैं वापस बता रहा हूं. जब जब साइन ऑफ π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9, मतलब π/2 का मल्टीपल, राइट, तब साइन की जगह पे आता है cos. आपको देखना ये है π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में ओरिजिनल फंक्शन साइन. ये पॉजिटिव आता है क्या? यस. ऐड शुगर टू कॉफी ऑल साइन यस. तो cos आएगा पॉजिटिव. इसके लिए आपने यहाँ पे साइन ऑफ π/2 प्लस ओमेगा टी को क्या लिखा? प्लस cos ओमेगा टी. इज दिस क्लियर? यस. कब? जब पार्टिकल ने पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट किया था तब. करेक्ट. अगर पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है, नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब क्या? नेगेटिव एक्सट्रीम का मतलब क्या? ये 0, ये π/2, वापस π/2, 2π/2 मतलब पाई, और वापस यहाँ पे π/2 मतलब 3π/2. राइट. नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो इनिशियल फेज कितना? 3π/2. 3π/2. ओके. 3π/2. नाउ टेल मी, अगर यहाँ पे 3π/2 आया तो साइन का तो कॉस बनेगा पक्का, क्योंकि π/2 देखा मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक. दैट इज फॉर श्योर. कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट. साइन पॉजिटिव होता है क्या? नहीं. तो क्या आएगा? माइनस. तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आ गया. माइनस आ गया, कॉस आ गया, और कॉस के साथ कुछ अंदर और कुछ है कि ओमेगा टी के साथ? नहीं है. क्वेश्चन वाज ओरल. क्वेश्चन पढ़ते से ही एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, कॉस दिखना चाहिए, हर जगह पे कॉस है, और कॉस के साथ साथ फेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि कॉस फेस डिफरेंस डालने के बाद ही आता है. ओरिजिनल में तो साइन था ना, ओरिजिनल में साइन था, तो फिर कॉस के साथ पाई टी प्लस समथिंग नहीं चलेगा. राइट. नंबर टू कहां से स्टार्ट हुआ? लेफ्ट एक्सट्रीम, तो नेगेटिव दिखना चाहिए. कहां पे है नेगेटिव? एंड जस्ट कॉस ऑफ समथिंग. ऑप्शन नंबर बी. विदाउट सॉल्विंग यू गेट दिस आंसर. पर सॉल्व भी करना है तो कर ही सकते हो. अगर करना है तो यू कैन डू दिस. ओके. सो वेल, इसके आगे कुछ भी नहीं है. एम्पलीट्यूड आपको दिया है 16.16. ओमेगा आपको पता है 2π टाइम पीरियड होता है, और देन टाइम पीरियड की वैल्यू आपको 2 सेकेंड दी हुई है. So you have all the information to solve this question. So if you put time period as 2 seconds over here, ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो आपको मिल जाएगा -0.16 cos of pi t. This is how you can solve this question. Next question.
A body of mass 5 gram is executing SHM about a point with amplitude 10 centimeter. Its maximum velocity is 100 centimeter per second. Its velocity will be 50 at a distance of. हमने कल ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, सिर्फ बोलने का तरीका अलग था. अगर आपको याद होगा, कल हमने बोला था कि किस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम का हाफ होगा. If you remember, at what point, at what distance the velocity will be half of maximum. तो यहाँ पे भी वही है, v max is, you see, v max is 100 और v is 50, मतलब half. तो आपको याद होगा ये. तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि रिमेंबर दैट फॉर्मूला कि कौन से डिस्टेंस पे हाफ होता है. नहीं याद है तो वापस आज बता देता हूँ. v is ओमेगा अंडर रूट ऑफ a square minus x square. Maximum velocity is a omega. Cancel or cancel. Squaring on both sides, a square minus x square equal to a square by 4. तो x square equal to a square minus a square by 4. तो x square equal to 3a square by 4. x equal to root 3a by 2. अगर ये तुमको याद होता तो क्वेश्चन ओरल है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर. तो x इक्वल टू रूट 3 बाई 2 इंटू 10. रूट 3 बाई 2 इंटू 10, 1 and 5. तो 5 रूट 3 सेंटीमीटर. सो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे कि अगर आपको ये कुछ कुछ बेसिक चीजें याद रह गई, जैसे जैसे हाफ वेलोसिटी कब होता है, रूट 3 a बाई 2, पुट a वैल्यू 10 and directly answer orally 5 root 3. Option number C. Next question. Two particles execute SHM of same amplitude and frequency. Just a minute. Two particles are executing SHM of same amplitude and frequency along the same straight line. Amplitude भी same है, frequency भी same है, and they're along the same straight line. They pass one another when going in opposite directions. Very good. So you have two particles which basically cross one another when going in opposite direction. अगर एक particle left to right जा रहा है तो दूसरा right to left आएगा, right? आगे बोला है each time their displacement is half of their amplitude. कब कब क्रॉस होंगे, जब उनका डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड है. फ्रीक्वेंसी सेम बोला है, एम्पलीट्यूड भी सेम बोला है. तो आगे आपको बताया फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज, हाउ मच इज द फेज डिफरेंस. तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स. सो हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. The moment you see two waves phase difference, पहला wave ले लो, whichever wave you want. X equal to first wave, let us say first wave, मतलब यहाँ पे SHM है तो don't worry, SHM. तो as you see two SHM, पहले का consider कर लो. X1 equal to A sin of omega t. दूसरा आएगा X2 equal to A sin of omega t plus phase difference phi. क्योंकि दोनों में कुछ फेज डिफरेंस है, तो मैं मान लेता हूँ इसने मीन से स्टार्ट किया, उसने कहां से स्टार्ट किया पता नहीं, बट देयर इज सम फेज डिफरेंस एंड इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम मीन. तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे. कुछ कुछ बुक्स में यहाँ पे ऐसा करेंगे प्लस phi1 और यहाँ पे प्लस phi2, फिर बोलेंगे फेज डिफरेंस phi2 माइनस phi1. हमको ऐसा करना नहीं है, वी वांट टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे. तो क्या करेंगे हम लोग, हम बोलेंगे कि पहला पार्टिकल मीन से स्टार्ट कर रहा है, दूसरा इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. अब आगे आपको क्या बताया, आपको ये बताया है कि जब जब उन्होंने क्रॉस किया तब तब डिस्प्लेसमेंट क्या था, हाफ द एम्पलीट्यूड. तो बट यू हैव बीन गिवन x1 इक्वल टू a by 2, तो a by 2 डालो यहाँ पे. तो a by 2 इक्वल टू a sin ओमेगा t. कैंसल कैंसल, मतलब sin ओमेगा t की वैल्यू आपको मिल गई. कितनी मिल गई, हाफ. हाफ. अगर आपको साइन ओमेगा टी की वैल्यू मिल गई तो आपको कॉस ओमेगा टी मिल जाएगा. कैसे मिलेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1. देयरफॉर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी.
1 minus half is half, again half, right? Correct? Is this clear? Sin omega t कितना पता है? I am doing something wrong, that is why. Is this correct? यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर. तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इन हरी. तो एक एक स्टेप जहां पे गलत हो सकता है वो ध्यान दो. हाउ मच इज दिस? 3/4. 3/4 का रूट कितना? रूट 3/2. तो cos ओमेगा टी कितना आ गया? रूट 3/2. राइट? आई एम नॉट वरीड अबाउट वैल्यूज हियर. क्यों? समझेगा. तो पहला स्टेप क्लियर है क्या? दो एसएचएम थे, दो पार्टिकल्स थे. कम से कम पहले की बात कर लेंगे. मान लेंगे पहले ने मीन से स्टार्ट किया. ए साइन ओमेगा टी कब क्रॉस हुआ? जब डिस्प्लेसमेंट हाफ द एम्पलीट्यूड है, मतलब x इक्वल टू x1 इक्वल टू a/2 है. तो वहां से साइन ओमेगा टी मिला और वहां से आपको cos ओमेगा टी मिल गया. अब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज सेकेंड पार्टिकल x2 इक्वल टू a sin of omega t plus phase difference phi. Therefore, x2 equal to a sin of a plus b sin a cos b plus cos a sin b. And now you will realize, और by the way x2 भी आपको बोला है, x2 भी आपको कितना बोला है? अरे a/2, दोनों का a/2 बोला है ना. whenever they cross both of them have phase displacement as half the amplitude. तो a/2 equal to a. but अभी समझेगा sin ओमेगा t is half. तो इसके लिए फाइंड किया था half cos phi plus cos ओमेगा t is root 3/2 sin phi. करेक्ट? ये और ये कैंसल हो गया. Now what you can do is 1/2, इसमें से भी 1/2 निकाल लो कॉमन. तो क्या बचेगा? cos phi plus root 3 sin phi. कैंसल कैंसल. तो you will have 1 equal to cos phi plus root 3 sin phi. मतलब 1 minus cos phi equal to root 3 sin phi. राइट? तो अलग अलग बुक का सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है. दे सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस. राइट? तो आई वांट यू टू नो सम फ्यू अदर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग. अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत लगने वाला है हमको, तो हम नहीं लगाएंगे बहुत. क्यों नहीं लगाएंगे? 30 डिग्री अगर 30 होता तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, है ना? क्योंकि अदरवाइज दे विल टेल यू टू डू अ लॉट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. वी डोंट केयर. एक इक्वेशन मिला है, राइट? और एक इक्वेशन मिला है अगर आपको, तो अगर फेज डिफरेंस की करेक्ट वैल्यू हमको मिल गई, वो कब मिलेगी? जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा. पहला ऑप्शन 30 डिग्री. cos 30 रूट 3/2, sin 30 1/2, रूट 3/2 प्लस रूट 3 और हाफ, मतलब रूट 3/2 प्लस रूट 3/2 इज 2 रूट 3/2. cos 30 रूट 3/2, sin 30 हाफ, और ऑलरेडी रूट 3 है, मतलब पहली टर्म रूट 3/2, दूसरी टर्म रूट 3/2, तो 2 रूट 3/2 मतलब कितना? रूट 3. रूट 3 इक्वल टू 1 होता है क्या? नहीं होता. नहीं होता. गुड. नहीं होता तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा. 60 cos 60 हाफ, रूट 3 इंटू रूट 3 3/2, और ये हाफ 4/2 2. 1 इक्वल टू 2 होता है क्या? नहीं होता. तो ये भी नहीं आएगा. cos 90 0, sin 90 1 इक्वल टू रूट 3 होता है क्या? नहीं होता. तो ये भी नहीं आएगा. 120 cos 120 cos 120 cos of 90 plus 30 cos of 90 plus 30 माइनस cos की वैल्यू 0 पे 1 होती है, 90 पे 0 होती है, फिर नेगेटिव 90 to 180 cos की वैल्यू नेगेटिव होती है. ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए. cos 0 is 1, cos 90 is 0, cos of any angle between 90 and 180 is minus.
तो cos of 90 plus 30 is sin 30, तो लेकिन माइनस sin 30, तो माइनस हाफ। और ये sin 120 √3/2, देखिए 1 इक्वल टू cos of 120 is माइनस हाफ और sin of 120 is प्लस √3/2 प्लस √3/2, तो √3 और √3/2 कितना आ गया 3/2 और ये माइनस हाफ मतलब कितना -1 + 3 मतलब 2/2, -1 + 3 कितना 2/2 कितना 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया क्या, आया, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो अब there's another method also which I will not be solving क्योंकि ठीक है doesn't matter, थोड़ा लेंदी है वो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा लगेगा इसके कंपैरिजन में। तो क्या करना है, पहले एसएचएम का मीन से स्टार्ट करता है ऐसा अजम्पशन करना है, वहां से आपको साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी मिल जाएगा। दूसरा एसएचएम कहीं और से स्टार्ट करता है तो वहां पे फेज डिफरेंस पाई आएगा, तो उसके बाद साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद डिस्प्लेसमेंट a/2 डालोगे, एक इक्वेशन मिलेगा। आपके पास 4 ऑप्शंस है, पुट वैल्यूज 30 डिग्री के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है, 60 के लिए भी नहीं आ रहा है, 90 के लिए भी नहीं आ रहा है, 120 के लिए यू आर गेटिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री इज करेक्ट आंसर। Next question. The displacement of two identical particles executing SHM are represented by equations x1 equal to 4 sin 10t plus pi/6 and x2 equal to 5 cos of omega t. For what value of omega, energy of both the particles will be same. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो एक इक्वेशन है, पहले पार्टिकल का इक्वेशन है 4 sin of 10t plus pi/6, इसको अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन इज x1 equal to a1 sin of omega 1t plus phi1। a1 आपको मिल जाएगा कितना 4, ओमेगा 1 आपको मिल जाएगा 10 और phi1 आपको मिलेगा pi/6। सिमिलरली आपके पास सेकेंड इक्वेशन है x2 equal to 5 cos of omega t। सिर्फ इतना ही है, यहाँ पे cos क्यों आया, बिकॉज द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम। मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं जस्ट नॉट टू गेट कंफ्यूज, ओमेगा टी प्लस pi/2, राइट, क्योंकि प्लस pi/2 था, एक्सट्रीम पे था तब cos हुआ ना, तो cos देख के डायरेक्टली समझ जाना कि वो एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है। तो जब कंपेयर करोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो a2 मिलेगा 5, ओमेगा 2 मिलेगा ओमेगा और phi2 फेज मिलेगा pi/2, मतलब फेज नॉट फेज डिफरेंस, फेज इनिशियल पार्टिकल का फेज कितना pi/2 और पहले पार्टिकल का फेज pi/6। जरूरत नहीं पड़ेगी, वी डोंट नीड इट, बट यू शुड नो एवरीथिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन a1 sin of omega 1t plus phi1, दूसरे के लिए a2 sin of omega t plus phi2, sin of omega t plus phi2। तो a1 is 4, a2 is 5, omega 1 is 10 क्योंकि omega 1t है तो 10t मतलब omega 1 is 10, omega 2 is omega, initial phase of first party is pi/6 and second is pi/2। आपको ये पूछा है कि ओमेगा मतलब ओमेगा 2 कि कौन सी वैल्यू के लिए एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल विल बी सेम, तो बोलना कि चलो मान लेते हैं एनर्जी सेम है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इक्वल टू एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, मान लो सेम। व्हाट आर द टोटल एनर्जीज ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, इक्वेशन हाफ के ए स्क्वायर हाफ के a1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ के a2 स्क्वायर, हाफ ऑफ गया K1 और K2, K इज m ओमेगा स्क्वायर, याद है कि ओमेगा स्क्वायर इज K/m,
बट इफ यू रिमेंबर ओमेगा स्क्वायर इज k बाय m, तो k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर ये k1 की जगह पे आएगा m1 ओमेगा 1 स्क्वायर a1 स्क्वायर इक्वल टू m2 ओमेगा 2 स्क्वायर a2 स्क्वायर। बट पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल पार्टिकल्स का मतलब होता है masses आर सेम। आइडेंटिकल पार्टिकल मतलब masses आर सेम, और masses आर सेम तो इसका मतलब दोनों साइड पे masses होंगे, कैंसल आउट, तो मास एंड मास विल कैंसल आउट। तो यहां से आपको मिल जाएगा ओमेगा 2 का इक्वेशन। ओमेगा 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू a1 by a2 whole square into omega 1 square, but a1 is 4, a2 is 5, तो 4 by 5 का स्क्वायर और 10, ओमेगा 1 was 10 का स्क्वायर। वैसे दिस इज 0.8, 0.8, वैसा नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 25 और ये 100, 1 एंड 4, दिस इज नथिंग बट 64, राइट? 64 दिया ही नहीं, देना चाहिए था उन्होंने। They should have given 64 an option because sometimes you forget to take roots. So 8, omega 2 is 8 units. So they should be giving. तो नहीं दिया है तो अब क्या करें? Option number D. Okay, that's it for today. We'll continue with more questions in the next session.